गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन से। हमने राइबोसोम तक पढ़ा दिया था और साइटोस्केलेटन क्या होता है हमने बताया था कि साइटोस्केलेटन सेल के अंदर फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तीन फॉर्म में, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन्हीं को कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये मेनली मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द सेल में इन्वॉल्व होते हैं। तीन काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मोटिलिटी देते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। मतलब एमएमएम, तीन बात याद रखेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप ऑफ द सेल। अब बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। यदि सीलिया प्लुरल है, सीलियम सिंगुलर है, उसी तरह फ्लैजिला प्लुरल है और फ्लैजिलम सिंगुलर है। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन से हेयर लाइक जो आउटग्रोथ निकलता है उसी को सीलिया बोलते हैं। ठीक है, सीलिया छोटा स्ट्रक्चर है, छोटा स्ट्रक्चर है जो पतवार की तरह दिखता है। पतवार समझते हैं, चप्पू चलाने के लिए जो होता है। मूवमेंट ऑफ सेल, अच्छा, ओर लाइक होता है, मतलब बहुत सारा होता है। और सीलिया जो होता है स्मॉल स्ट्रक्चर है, पतवार की तरह होता है, सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ। और ये या तो सेल के मूवमेंट में, नहीं तो सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। मतलब ये दो काम करता है, या तो सेल को मूव कराता है, नहीं तो सराउंडिंग फ्लूइड को मूव कराता है। उसी तरह फ्लैजिला लॉन्गर होता है, सीलिया से लॉन्गर होता है और ये सेल के मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। तो याद रखिएगा, सीलिया सेल और फ्लूइड दोनों के मूवमेंट में, जबकि फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ सेल के मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। हम बात करें, हम प्रोकैरियोट में भी फ्लैजिला पढ़े थे। अच्छा, सीलिया प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, ये बता देते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं सीलियम या फ्लैजिलम को, तो हम पाते हैं कि इनके ऊपर एक बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके कोर को एक्जोनीमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जोनीमी या एक्जोनीम कहते हैं। जो कि जिसमें बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल होता है। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? टोटल 20, 9 डबलेट और 2 बीच में सिंगलेट। 9 डबलेट तो 9 × 2 18 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 20। ठीक है, जो इसके एक्सिस की ओर चलता है। एक्जोनिम में 9 डबलेट होते हैं जो रेडियली अरेंज होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल। और सेंटर में लोकेटेड एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल होता है, एक पेयर सेंट्रल में। तो टोटल 9 + 2 अरेंजमेंट। अब ये मैथ नहीं है कि 9 × 2 11 कर दीजिए, 9 × 2 डबलेट है ना, 9 दूनी 18, 2 20, टोटल 20 होते हैं। अच्छा, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्जोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल को 9 + 2 अरेंजमेंट कहा जाता है। सेंट्रल जो ट्यूब्यूल होता है वो कनेक्टेड बाय ब्रिज से कनेक्टेड होता है। ऑल्सो एक सेंट्रल सीथ के अंदर घिरा होता है। समझा रहे हैं, रुको। सेंट्रल सीथ मतलब सेंट्रल सीथ के अंदर, ये सेंट्रल सीथ है और ये दो गो 9 बीच वाला क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। ये दोनों ब्रिज से कनेक्टेड होता है। और 9 गो डबलेट होता है, ऐसा 9 गो डबलेट होता है जो पेरीफेरी पर होता है। ठीक है, 9 गो। और ये जो सेंट्रल सीट है ये पेरीफेरी से स्पोक से कनेक्टेड होता है। स्पोक, रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक की भी संख्या 9 होती है। ठीक है, और ये रहा पेरीफेरी में डबलेट। और इनके बाहर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सब बता रहे हैं, देख लेना, फोटो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। सेंट्रल ट्यूब्यूल ब्रिज से कनेक्टेड होता है, इनक्लोज इन ए सेंट्रल सीथ। ठीक है, which is connected to the tubules of periphery by radial spoke। बताए ना, रेडियल स्पोक से सेंट्रल सीथ किससे कनेक्टेड हो जाता है? सेंट्रल सीथ कनेक्टेड होता है पेरीफेरी से। ठीक है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से। 9 रेडियल, तो इसीलिए 9 रेडियल स्पोक होते हैं। हर एक पेरीफेरल ट्यूब्यूल से एक एक रेडियल स्पोक निकलता है। तो 9 गो है तो 9 गो निकलेगा। पेरिफेरल डबलेट आर इंटरकनेक्टेड। पेरिफेरल डबलेट भी कनेक्ट होते हैं लिंकर से। तो याद रखना, ब्रिज से कनेक्टेड होता है सेंट्रल ट्यूब्यूल, ठीक है, और लिंकर से कनेक्टेड होता है पेरिफेरल ट्यूब्यूल। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्जेस सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है, जिसको बेसल बॉडी कहते हैं। तो सीलियम और फ्लैजिलम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है, जिसको बेसल बॉडी कहा जाता है। तो बेसल बॉडी बना ही होता है बेटा किसका? सेंट्रियोल का। ठीक है, उसी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है जिसको बेसल बॉडी कहते हैं।
अब देखो, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है और इसी को थोड़ा इलेबोरेट करके यहाँ बताया गया है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है और इसी को इलेबोरेट रिप्रेजेंट किया गया है इसे। देखो ध्यान से, बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, 9 गो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। और ये देखो, ये लिंकर है, ये क्या है, लिंकर, जिससे ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड है। ये क्या है, ब्रिज है। अब देखो, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल किससे कनेक्टेड है, दिखाई दे रहा है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से एक गो रेडियल स्पोक निकला हुआ है। तो कै गो रेडियल स्पोक हो गया, 9 गो रेडियल स्पोक, 9 गो हो गया, जिससे सेंट्रल सीथ कनेक्टेड है। ये रहा सेंट्रल सीथ, जिसके अंदर में 2 गो सेंट्रल ट्यूब्यूल रखा हुआ है। आ गया, 2 गो सेंट्रल ट्यूब्यूल रखा हुआ है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है, सीथ है जो इसको घेरे हुए है। 9 गो रेडियल स्पोक है, जिससे सेंट्रल सीथ किससे कनेक्टेड है, पेरिफेरल ट्यूब्यूल से। ठीक है, आओ इधर। इसके बाद पढ़ते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली है, कंटेन 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। इसमें 2 सेंट्रोसोम में 2 गो सेंट्रियोल होता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसके बाहर एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। मतलब सेंट्रियोल के बाहर सेंट्रियोल ऐसे अरेंज होता है बेटा, ये पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम कहते हैं। इसमें 2 गो सेंट्रियोल होता है और इनके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है इसी को बोलते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये देखने में कार्टविल टाइप का लगता है। ठीक है, पूछा गया था कि सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल होता है वो देखने में कैसा लगता है, तो डायरेक्ट बताइएगा कार्टविल लाइक। कैसा लगता है बेटा, कार्टविल लाइक लगता है। कार्टविल अरेंजमेंट देता है। कैसा अरेंजमेंट देता है बेटा, कार्टविल। दे आर मेड ऑफ, अच्छा ये बने होते हैं, ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये बने होते हैं पेरिफेरल ट्यूब्यूल, ये ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है, वो भी ट्यूबलिन प्रोटीन का बना हुआ था, मगर ये 9 इवेनली स्पेस्ड ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, दोनों ट्यूबलिन प्रोटीन का बना है, बस ये अंतर है कि यहाँ पर ट्रिपलेट होता है। पेरिफेरल फाइब्रिल जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, जबकि वहाँ कैसा था वहाँ डबलेट था। ठीक है, सेंटर में कुछ नहीं होता। एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड दो जो ट्रिपलेट होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल ई प्रोटीनेशियस हब, सेंट्रल पार्ट में एक हब होता है। अच्छा, जो हब होता है वो कनेक्टेड होता है पेरिफेरल ट्यूब्यूल से, पेरिफेरल ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है। हब जो होता है वो पेरिफेरल ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है स्पोक के द्वारा। तो यहाँ पर भी ये स्पोक कितने होंगे, 9 ही होंगे। ठीक है, सेंट्रियोल ही क्या बनाता है, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला, और दूसरा क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जरूरी है क्रोमोजोम को सेपरेट करने के लिए। स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो सेंट्रियोल वो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें, सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है बेटा, सेंट्रोसिप एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। अब इधर न्यूक्लियस की यदि हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस को सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। ठीक है, बाद में इसके अंदर के मटेरियल को जब बेसिक डाई से रंगा गया तो उसको कहा गया क्रोमेटिन। किसने कहा, फ्लेमिंग ने। इंटरफेज में यदि देखा जाए, मतलब रेस्टिंग फेज में यदि देखा जाए, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो इसमें इलेबरेट मतलब एक्सटेंडेड इलेबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर दिखते हैं। एक बड़ा उलझा हुआ धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स दिखाई देता है और एक से ज़्यादा कुछ स्फेरिकल बॉडी दिखाई देते हैं जिसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। न्यूक्लियोलाई वो साइट है जहां आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चलता है, रिवेल का मतलब पता चलता है कि इसमें एक न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और जो कि 2 मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, पैरेलल मेम्ब्रेन्स का बना होता है और इनके बीच जो गैप होता है वो 10 से लेके 50 नैनोमीटर। देखिए अभी तक जो भी था वो माइक्रोमीटर में था, यही पहला है जो नैनोमीटर में है, याद रखना है, 10 से 50 नैनोमीटर का। इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। 2
दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को यहाँ क्या बोला जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच बैरियर बनाता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसके ऊपर राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम दो जगह हुआ, कहाँ कहाँ? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यदि सरफेस पर बात करें तो एट ए नंबर ऑफ प्लेस न्यूक्लियर इन्वेलप इंटरप्टेड होता है और उसमें माइन्यूट पोर पाए जाते हैं। ये बनता है फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन। जब दो मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाते हैं तो ये गैप बन जाता है बेटा, यहाँ जैसे ये देखो, ये गैप बन गया। यही गैप को न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, और ये जब फ्यूज कर गया तो फ्यूज करने से क्या बन गया? एक गैप बन गया। और ये गैप बहुत ज़रूरी है ताकि मटेरियल का आदान प्रदान हो सके। कहाँ से कहाँ? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर पास थ्रू these nuclear pores are the passes through movement of RNA and protein molecules placed between both direction न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस कुछ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, जैसे आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है? इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। आ गया बेटा समझ में? अब मेरी बात सुनो। नॉर्मली एक न्यूक्लियस पाया जाता है पर सेल में। वेरिएशन इन द न्यूक्लियाई आर न्यूक्लियाई के नंबर में वेरिएशन भी दिखाई देता है। यदि आप नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन मोर न्यूक्लियस, बहुत सारा है, जैसे हम पूरा फंजाई पढ़ के आए, उसमें एक से ज़्यादा होता है न्यूक्लियस। इंडोस्पर्म में क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है। मैच्योर सेल और कुछ सेल में न्यूक्लियस नहीं भी होता है, जैसे इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स में शुरुआत में तो न्यूक्लियस होता है, बाद में वो न्यूक्लियस गायब हो जाता है। सीप ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। और भस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, तो सीप ट्यूब सेल और इरिथ्रोसाइट में मैच्योर करने पर न्यूक्लियस गायब हो जाता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो अंदर में भरा होता है, कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स में या न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस पाया जाता है और क्रोमेटिन फाइबर पाया जाता है। न्यूक्लियोलाई, इसी का प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियोलाई। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियोलाई में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये वो साइट है जहां आरएनए का सिंथेसिस होता है। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट, जो प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो न्यूक्लियोलाई ज़्यादा रहेगा तभी जाके ज़्यादा आरएनए बनेगा, तभी जाके ज़्यादा राइबोसोम बनेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है। अब देखिए, कहता है यदि हम इंटरफेज न्यूक्लियस को देखें तो उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं, जिसको क्रोमेटिन कहा जाता है। अब ड्यूरिंग डिफरेंट अब सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेज के दौरान ये कंडेंस होके क्या बना लेते हैं? क्रोमोजोम बना लेते हैं। कहाँ? न्यूक्लियस में। क्रोमेटिन में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, कुछ बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन, और कुछ नॉन बेसिक प्रोटीन भी होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। और क्या होता है? आरएनए भी होता है। तो क्रोमेटिन में डीएनए होता है, सम बेसिक प्रोटीन होता है, हिस्टोन, और क्या होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, और इवन आरएनए भी होता है। ये एनसीईआरटी लिख रहा है, देख लीजिए, इसमें आरएनए भी होता है। ठीक है। तो बच्चा छोड़ देता है कि डीएनए, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए नहीं, आरएनए भी होता है, ऑल्सो आरएनए। ठीक है। ह्यूमन सेल को देखें तो इसमें 2 मीटर लंबा थ्रेड लाइक डीएनए होता है, जो 46 क्रोमोजोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो 46 क्रोमोजोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब हम सारे एक सेल में 46 क्रोमोजोम है, यदि सारे क्रोमोजोम के डीएनए को निकाल के सुलझा के हेड टू हेड मैनर में जोड़ दें तो हमको 2.2 मीटर का लंबा डीएनए दिखेगा। ये 46 क्रोमोजोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, कहता है क्रोमोजोम में एक कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। एवरी क्रोमोजोम में एक कंस्ट्रिक्शन तो पाया ही जाएगा, जिसको सेंट्रोमियर कहेंगे। अब सेंट्रोमियर के दोनों साइड एक डिश लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर को लगने में। सेंट्रोमियर होल्ड्स द 2 क्रोमेटिन, सेंट्रोमियर से ही 2
क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिन आपस में चिपके हुए होते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर क्रोमोजोम को हम 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक होगा तो कैसा दिखेगा क्रोमोजोम, बीच में, मतलब वी शेप। कैसे भैया, तो बीच में यदि स्पिंडल, बीच में यदि सेंट्रोमियर है तो इसको क्या बोलोगे बेटा, मेटासेंट्रिक, ठीक है, जिससे दोनों आर्म का लेंथ क्या हो जाएगा, एक जैसा। अच्छा, सब मेटासेंट्रिक का मतलब थोड़ा सा ऊपर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम, तो जिससे एक आर्म बड़ा और दूसरा आर्म छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखेगा एल शेपेड। अगला एक्रोसेंट्रिक, एकदम सेंटर के, एकदम क्या बोलते हैं, टर्मिनल के नज़दीक, ठीक है, क्लोज टू द एंड, क्लोज टू द एंड मतलब टर्मिनल के नज़दीक, यहाँ पर यदि दिख रहा है तो ये क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक। ये एल शेपेड दिखता है बेटा, कैसा दिखता है, सॉरी ये जे शेपेड दिखता है, कैसा दिखता है, जे शेपेड, ठीक है। एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट था, यहाँ एक्सट्रीमली शॉर्ट, और दूसरा बहुत ज़्यादा लार्ज, वेरी लॉन्ग आर्म। और टीलोसेंट्रिक में एकदम सेंटर के पास होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। अब देखिए, ये आपको दिखाया गया है क्रोमोजोम, और इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिखाया गया, और दोनों साइड एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसको आप क्या कहिएगा, काइनेटोकोर। क्या कहिएगा, काइनेटोकोर। अब यहाँ देखिए 4 स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये देखिए, यहाँ देखिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये भी प्राइमरी, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, देखिए ये क्या है, मेटासेंट्रिक, ये कौन सा है, सब मेटासेंट्रिक, और ये दोनों टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक नहीं दिखाया गया है, याद रहेगा। अब कुछ क्रोमोजोम में, सब में नहीं, कुछ क्रोमोजोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, और उसके बाद लगे हुए डीएनए को या क्रोमोजोमल पार्ट को, क्रोमोजोमल पार्ट का अपीयरेंस चूंकि सैटेलाइट लाइक होता है तो इसको सैटेलाइट डीएनए कह दिया जाता है। अब देखिए, समटाइम्स फ्यूअर क्रोमोजोम हैव नॉन स्ट्रेन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, नॉन स्ट्रेन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन स्ट्रेन होता है, जबकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नॉन स्ट्रेन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है एट कांस्टेंट लोकेशन। ये देखने में सैटेलाइट की तरह नजर आता है, इसलिए सैटेलाइट क्रोमोजोम कहते हैं, तो कुछ में पाया जाता है। अगला माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये इसमें एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में दूगो होता है बेटा, ग्लाइक्सिसोम और पेरोक्सिसोम, ठीक है, ग्लाइक्सिसोम और पेरोक्सिसोम। अब देखिए थोड़ा समरी में देख लेते हैं क्या क्या है, समरी में क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स देख लेते हैं। तो कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, सेल का शेप साइज वेरी करता है फंक्शन के अनुसार, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस यदि मौजूद होगा और ऑर्गेनेली मौजूद होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट, नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट बोलेंगे। इंडोप्लाज्मिक, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और जनरेशन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये पहले ही बता दिया, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। अच्छा, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सब बता दिया गया है बेटा, अब कुछ नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है विच इज नॉट करेक्ट, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर सेल, नहीं बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये तो गलत बात है, सही पूछना है। स्लाइडेन एंड स्वान फॉर्मुलेट सेल थ्योरी, स्लाइडेन स्वान, हाँ। तो बिरचाउ एक्सप्लेन सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सही बात है, ये भी सही है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी ऑल एक्टिविटी ऑफ सिंगल सेल, सही बात है। तो आंसर गया बेटा 2 नंबर गलत है। स्लाइडेन एंड स्वान फॉर्मुलेट सेल थ्योरी नहीं, स्वान ने ही सेल थ्योरी दिया था, ठीक है, सेल थ्योरी स्वान ने दिया था, तो दूसरा गलत। कहता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मैच कीजिए, क्रिस्टी, सिस्टर्नी और थैलाक्वाइड्स। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है, क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी फ्लैट डिस्क लाइक फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्टोमा। और सिस्टर और थैलाक्वाइड्स क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, नहीं बेटे, सिस्टर्नी क्या है, ये रहा सिस्टर्नी, एक सेकेंड
यहाँ देखो सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी डिस्क शेप सेक्स इन गोल्जी अपरेटस। क्रिस्टी क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रिस्टी बोलते हैं। और थैलाकोइड्स क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सैक इन स्टोमाटा। आ गया समझ में? अगला आओ, विच इज करेक्ट? सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस। सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, गलत बात। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में सेल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हर और सेल्स आर ऑफ डी नोवो, नहीं बेटे, ऑल सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, सही बात है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल्स, सही बात है। इन प्रोकैरियोट देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म, सही बात है। सेल्स आर फ्रॉम डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल, नहीं, यही गलत है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, समाप्त। थैंक यू।